चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं के जो हमारे बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के जो हमारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी कक्षा 9वीं यूपी बोर्ड वर्ष 2024-25। जी हाँ, वो बच्चे जो वर्तमान समय में कक्षा 9वीं में आए हैं, यानी 8वीं पास करके 9वीं में आए हैं और वर्ष 2024 के बच्चे हैं, यानी वह बच्चे जो अब तक 8वीं में थे और अब वो 9वीं में आ गए और वर्ष 2024-25 का वो पढ़ेंगे। उन बच्चों के लिए न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर आधारित अपडेटेड क्लास है कक्षा 9वीं भूगोल का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो आपका कक्षा 9वीं है, इसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है आपका समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपको जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र क्या आपको पढ़ना रहेगा। ये जो है आपको पढ़ना रहेगा। इस तरह के क्या आपका जो है ये सामाजिक विज्ञान में ये 4 विषय आएंगे, जिसमें से हम क्या करते हैं, आज हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और यदि आपको कोई डाउट रहा है, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप हमारे इस चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूं। कोई भी कुछ कमेंट करे तो मैं उसका क्या रिप्लाई देता हूं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, अपना इस चैप्टर को जो है हम शुरुआत करते हैं भूगोल कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए। जैसा कि चैप्टर का आप नाम दे सकते हैं, इस चैप्टर में आपको भारत, आकार और स्थिति नाम का जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको भारत के आकार के बारे में व स्थिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको भारत के आकार और स्थिति के बारे में यदि आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको हमारी जो पृथ्वी है, इसकी संरचना एवं इसकी स्थिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पृथ्वी की संरचना या आकार और इसकी स्थिति के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप भारत के आकार और स्थिति के बारे में नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, इसका एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमें भारत के आकार स्थिति को पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हमें क्या भारत के उसके आकार स्थिति को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमें पृथ्वी के आकार और स्थिति के बारे में हमें पढ़ना होगा। जब तक हम पृथ्वी की संरचना को, पृथ्वी की स्थिति को और आकार को नहीं पढ़ेंगे, तब तक क्या हम भारत के आकार स्थिति को नहीं जान पाएंगे। जैसे अगर मैं कह दूं भारत जो है हमारा पूरब में है, यानी उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में है, तो कोई नहीं समझ पाएगा कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है। क्योंकि आपने पृथ्वी के आकार और इसकी संरचना के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं एक छोटा सा पृथ्वी के आकार और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो बच्चे इस किताब को पढ़ चुके होंगे, उन्होंने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा होगा, जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करते हैं। ठीक है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसके बारे में भी पढ़ा, जो कि आपको इस चैप्टर में इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से पृथ्वी की संरचना और आकार को भी आपके लिए पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं एक बार आप लोगों से कह दूं, यदि कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में आप जो है रिप्लाई कीजिएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी के माध्यम से। आप जैसे कि बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, ये गोल नहीं है। आप गोल नहीं, मतलब लोगों ने कहा कि इसमें 2 अपवाद है, मैं आपको अभी बताता हूँ। बचपन से आपने ये सुना है कि जो हमारी पृथ्वी है ये क्या चपटी नहीं है, यानी पृथ्वी कुछ इस तरह से चपटी नहीं है। आपने ये सुना है कि पृथ्वी क्या कुछ इस तरीके से गोल है। तो पहले तो बचपन से आपने एक सुना कि पृथ्वी का चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। लेकिन आपने ये जो सुना है कि पृथ्वी गोल है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये पूरी तरह से क्या सत्य नहीं है। पृथ्वी क्या पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी जो है हमारी इस तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी जो है हमारे कुछ इस तरीके से, यानी ध्रुवों पर कुछ इस तरीके से चपटी, बीच में ऐसा उभरी हुई है। यानी जो हमारी पृथ्वी है ये ध्रुवों पर, यानी ऊपर और नीचे क्या तो थोड़ा सा ऐसा चपटा है, और बीच में क्या ये इसका उभार है।
तो क्या यानी पृथ्वी ना तो चपटी है ना तो गोल है। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर यानी जो उसका ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे पृथ्वी क्या चपटी है, जबकि बीच में उभरी हुई है। अगर मैं इसको डायग्राम या मैं फोटो के माध्यम से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप ऐसा समझिए, जो हमारी पृथ्वी है ना ये कैसी है, कुछ इस तरीके से, यानी पृथ्वी जो है कुछ ऊपर से कुछ इस तरीके ऐसा चपटी है, कुछ इस तरीके ऐसा चपटी है, फिर इस तरह से ऐसा गोल है। ऐसा क्या, यह पृथ्वी जो है इस तरीके से ऐसा गोल है। ये किसी व्यक्ति का आपको चेहरा भले दिख सकता है, लेकिन पृथ्वी को इसी तरीके से ही है। यानी पृथ्वी जो है यहाँ पर क्या थोड़ी सी चपटी है और नीचे भी क्या थोड़ी सी क्या पृथ्वी जो है इस तरीके से चपटी है। अब सवाल आता है कि जो पृथ्वी है ये पूरी तरह से गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी भी नहीं है, तो पृथ्वी है कैसी। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ध्रुवों पर, ध्रुव यानी जो हमारा जो ऊपरी हिस्सा है ये इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव अंग्रेजी में पोल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे ये ध्रुव है, ध्रुव है, ये ध्रुव पर पृथ्वी क्या चपटी है। अब सवाल आता है क्यों, यहाँ जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पर चपटी है, अब बीच में क्या उभरी हुई है, ऐसा क्यों। अगर आप आटे की लोई ले लें या मिट्टी ले, अगर उसको अपने हाथ में रखिए, अगर अभी उसका कारण बताते हैं चपटी क्यों है। ये प्रैक्टिकली रूप से अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी चपटी क्यों है। देखिए पहला आप क्लियर रखिएगा, ना तो पृथ्वी पूरी तरह से गोल है, ना तो पृथ्वी पूरी तरह से क्या चपटी है। पृथ्वी वास्तव में क्या है, इस तरह से कि ध्रुवों पे चपटी, जबकि बीच में उभरी हुई है। पृथ्वी की इस संरचना को हम क्या कहते हैं, भू-आम कहते हैं, यानी भू-आभ, भू-आम कहते हैं, भू-आभ कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम जियोइड कहते हैं, जियोइड, अंग्रेजी में इसको क्या हम जियोइड कहते हैं। यानी पृथ्वी किस तरह की संरचना की, जियोइड। अब सवाल होता है जियोइड, जियोइड ऐसी कोई गोल वस्तु जो ध्रुवों, जो ऊपर और नीचे चपटी हो, बीच में उभरी हुई, ऐसी संरचना को हम जियोइड यानी भू-आभ कहते हैं। अब सवाल होता है कि जो पृथ्वी आखिर चपटी क्यों है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी चपटी क्यों है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भारत के आकार और स्थिति के बारे में जान सकें। सबसे पहले मैं इसको हटा दूं अपनी टोपी को। देखिए क्यों ऐसा है उसका मैं आपको कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप सबको मालूम है कि जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है, यानी अपनी जगह पर वो स्थिर नहीं है। वो पृथ्वी क्या घूमती है, यानी जो पृथ्वी है कुछ इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है पूर्व से पश्चिम से पूर्व घूमती है। सूर्य हमें पूर्व ओर से उगता है और पश्चिम अस्त होता है, लेकिन जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व, कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी घूमती है। अब ये जानने का प्रयास कीजिएगा जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पर चपटी क्यों है। पृथ्वी जो है ये ध्रुवों पे चपटी क्यों है, तो पृथ्वी ध्रुव चपटी क्यों है इसके पीछे कारण है। पहला आप कारण जानिए, घूर्णन गति। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी जो है चपटी क्यों है, क्योंकि पृथ्वी चपटी क्यों है। देखिए पृथ्वी पर कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। तो ये घूर्णन गति क्या, पृथ्वी जो अपने जगह पर स्थिर नहीं है, ये पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है और ये बहुत तेजी से घूमती है। इसकी तेजी से घूमने की वजह से एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसके घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको अभिकेंद्री बल या अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसको कौन सा बल कहते हैं, इसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब सवाल आता है अभिकेंद्री बल क्या है। जैसे आपने कक्षा 6वीं या 8वीं में अपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा अगर ऊपर फेंका जाए तो ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे गिर जाती है, चाहे हल्की वस्तु हो चाहे भारी वस्तु है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक उसी प्रकार एक बल होता है जिसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। ये जो अभिकेंद्री बल होता है, जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरा ऐसा घूमती है, तो ये 1 घंटे में हजारों किलो प्रति घंटे से क्या घूमती है। तो उसके घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम क्या अभिकेंद्री बल कहते हैं। और इसी अभिकेंद्री बल की वजह से जो हमारी पृथ्वी है यह ध्रुवों पर क्या चपटी है, जबकि बीच में क्या उभरी हुई है। आप इसको
प्रैक्टिकली रूप से आप करके दे सकते हैं। आप अपने हाथ में एक आटे की लोई ले लें या जो है आप माटी ले लें, उसको आप हाथ में कुछ इस तरीके से आप उसको रख दें और उसको इस तरह ऐसे ऐसे खूब आप घुमाएं। जैसे मेरे पास एक कपड़ा है, अगर मैं इस कपड़े के माध्यम से जाऊँ तो मेरे पर मान लिया कपड़ा लिया, अब इसको मैं ले रहा हूँ, इसको देखिए। अब मैं इसको जब गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, एक समय बाद क्या होगा, ऐसा चपटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको गोल 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 घुमाया बहुत तेजी से, तो एक बल उत्पन्न हुआ जिसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल जिसे हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और बीच में उभरी हो। तो जो आपकी आटे की लोई है आप देखेंगे वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे चपटी, जबकि बीच में उभरी हुआ हो जाएगा। तो पृथ्वी चपटी क्यों है, इसका एक ही वजह, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है, जब पृथ्वी घूमती है तो इसके घूमने के कारण, अपने अक्ष पर जो घूमती है, इसके घूर्णन के कारण, क्या घूर्णन के कारण, पृथ्वी दो तरह से घूमती है। एक पृथ्वी जो होती है कुछ इस तरह पश्चिम से ऐसे ऐसे घूमती है, एक होती है ऐसे ऐसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। तो जो पृथ्वी जब अपने अक्ष में घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। तो जब घूमती थी, इसके घूमने के कारण, इसके घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल। और इसी बल की वजह से पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटी और बीच में उभरी हुई है। तो ये जो है आपका एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा। ये मैंने क्यों बताया, एक अभी उसका मैं कारण बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। और जो है ये जो ध्रुव है, जैसे ध्रुव है, इसको मैं पूरा लिख दूं, ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। आप क्या करें, इसको जो है आप लिख लें, अभिकेंद्री बल के बारे में लिख लें। और ये क्या, घूर्णन गति, पृथ्वी की स्वयं की गति को मैं लिख दूं, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हम जो भी कुछ पढ़ेंगे तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ेंगे कि पृथ्वी की अपने ही अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको जो बताया है ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में दो चीज़ें आएंगी, एक चीज़ें आएंगी फैक्ट आएंगी, एक चीज़ें आएंगी कॉन्सेप्ट आएंगे। अब सवाल उठता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट क्या है। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट फैक्ट को मैं दोनों आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं ये पूछूं कि पृथ्वी जो है ये क्या घूमती है, तो ये क्या है, एक फैक्ट है। पृथ्वी क्या अपने अक्ष पर घूमती है, ये फैक्ट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, क्या ये फैक्ट है। पृथ्वी क्या ध्रुवों पर चपटी है, ये क्या है, ये फैक्ट है। लेकिन पृथ्वी चपटी क्यों है, ये क्या है, ये जो है एक कॉन्सेप्ट है। आप एक सेकंड जरा रुके रहिएगा, मैं कपड़ा ले लूँ, ठीक है। तो मैं ये आप ऐसे समझिए कि जो पृथ्वी है ये क्या है, घूमती है, फैक्ट है, ठीक है, तथ्य है। पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटी है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह से फैक्ट है। लेकिन पृथ्वी जो है वो जो है घूमती क्यों है, या जो पृथ्वी है वो चपटी क्यों है, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो हमको दो चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा, एक फैक्ट एक कॉन्सेप्ट के बारे में। एक होता है हमारा फैक्ट, दूसरा होगा कॉन्सेप्ट। फैक्ट क्या है, जैसे पृथ्वी क्या है, घूमती है, क्यों घूमती है, सवाल है। पृथ्वी चपटी है, क्यों चपटी है, ये क्या है, फैक्ट है। पृथ्वी झुकी है, पृथ्वी क्या अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, क्यों झुकी है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है। 7 महाद्वीप है, महाद्वीप है, क्यों है 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप क्यों है, 10 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये क्या है, ये है कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को पढ़ेंगे। जैसे आप फैक्ट पढ़ सकते हो कि पृथ्वी घूमती है, क्यों घूमती है, पृथ्वी चपटी है,
क्यों चपटी है, पृथ्वी झुकी है, पृथ्वी क्यों झुकी है, पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है, क्यों 7 महाद्वीप है, क्यों 10 नहीं है। तो कॉन्सेप्ट है, तो हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को लेकर चलेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया पृथ्वी चपटी है, भूआब है, और क्यों है वो मैंने उसका एक कारण बताया। अब जानिए कि पृथ्वी जो है ये झुकी क्यों है। आप सबको मालूम है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री क्या है, वो झुकी हुई है, कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब सवाल आता है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी क्यों है। तो इसका एक देखिए, इसका एक कारण बताया जाता है, एक कारण बताया जाता है कि जैसे हमारी पृथ्वी जो है 4.5 करोड़ वर्ष पुरानी लगभग पृथ्वी है। तो ऐसा बताया जाता है कि लगभग आज से 4 करोड़ वर्ष पहले, 4 करोड़ करोड़ का इसको सही लिखो, करोड़ वर्ष पहले, आज से 400 करोड़ वर्ष पहले जो पृथ्वी थी कुछ इस तरीके से ऐसा थी, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह जैसा कोई एक ग्रह, मंगल जैसा कोई एक ग्रह पृथ्वी से टकराया है, जिसकी वजह से क्या पृथ्वी जो है कुछ इस तरीके से 23.5 डिग्री क्या झुकी गई। और वो कौन सा ग्रह था जिससे पृथ्वी टकराया, और इसी टकराव की वजह से क्या पृथ्वी झुक गई, ऐसा माना जाता है। तो पृथ्वी क्यों झुकी है, इसके पीछे ये ऐसा दिया जाता है कि आज से 400 करोड़ वर्ष पहले एक मंगल जैसा ग्रह जो कि पृथ्वी से टकराया है, जिसकी वजह से क्या पृथ्वी 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है। आपको मालूम चले तो पृथ्वी चपटी क्यों है, कोरियालिस बल, कोरियालिस बल जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, पृथ्वी के अपने आस पास घूमने के कारण। दूसरा, पृथ्वी झुकी क्यों है, आज से ऐसा माना जाता है कि आज से 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी क्या इससे मंगल जैसे एक ग्रह से क्या इसका टक्कर हो गया था, जिसके वजह से क्या पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ये माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए। अभी आपने क्या कर दिया, पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी संरचना के बारे में जान लिया। अब अन्य चीज़ों को जान लीजिए। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से पृथ्वी जो है संख्या में तीसरे नंबर पर, संख्या में तीसरे नंबर पर, आकार में पांचवा, पास का ग्रह कौन सा है, पास का ग्रह शुक्र, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह उनको लिख दो, ये बुध है, शुक्र है, ये शुक्र है, आप लिख दीजिए शुक्र है, ये क्या है शुक्र है, शुक्र। यानी पृथ्वी के पास का ग्रह शुक्र है। तो 8 ग्रह कौन सा है, क्रम से बात करें तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, मंगल है, उसके बाद आपका क्या है, फिर गुरु है, फिर शनि है, फिर नेपच्यून है, यूरेनस है। इस तरह से क्या आपके जो है सौरमंडल में 8 ग्रह में क्यों बता रहा आपको बता रहा हूँ। देखिए जो पृथ्वी है संख्या में तीसरा ग्रह, आकार में 5वां सबसे बड़ा, पास का ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और पृथ्वी का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह वो है चंद्रमा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक पृथ्वी के आकार और स्थिति के बारे में क्या आप बिल्कुल ही नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको है फटाक से जल्दी से 2 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए अगर कोई गोल वस्तु है, अगर उस गोल वस्तु पर, अगर किसी भी गोल वस्तु पर अगर आपको किसी क्षेत्र की अगर आपको स्थिति बताना होगा तो आप कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। आपके लिए बताना बहुत ही क्या कठिन होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को कई सारे भागों में क्या हम इसको बांटते हैं, जिससे हम इसका जलवायु का, मौसम का, अन्य चीज़ों का अध्ययन कर सकें। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए गोल वस्तु है, अब हम कुछ समय के लिए मान के चलेंगे कि पृथ्वी क्या गोल है ऐसा। अब इस गोल वस्तु में अगर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है व्यक्ति है ये किधर है, तो आप कैसे बता पाओगे। आप ये बताओगे कि गोल वस्तु पे ये व्यक्ति है, मैं छोटा बना दूं, एक बिंदु बना दे रही है।
अगर आपको बताना पड़ेगा कि जो बिंदु है किधर है, तो क्या कहोगे? ये गोल वस्तु पर बिंदु ऊपर है, तो ऊपर किधर है? ऊपर, उधर ऊपर किधर है? लेफ्ट में कि राइट में है, यानी पश्चिम है कि पूर्व में है? तो कैसे आप बता पाओगे? तो इसके लिए किसी भी गोल वस्तु पर एक समस्या होती है कि उसकी दिशा हम कैसे बताएं। इसलिए दिशा कैसे बताएं, इसलिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी की जलवायु को अध्ययन करने के लिए, मौसम को अध्ययन करने के लिए, अन्य चीज़ों को अध्ययन कर सकें, चीज़ों को जान सकें, इसलिए क्या करते हैं, हम अपने इस पृथ्वी को जो है कई सारे रेखाओं में, कई सारी चीज़ों में इसको बांटते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर क्या एक रेखा है पृथ्वी पर, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है। अब जो कि ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गई है, पृथ्वी के बीचों बीच में से एक रेखा गई है। इस रेखा को हम कई सारे नामों जानते हैं। पहला, इस रेखा को हम काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, काल्पनिक काल्पनिक रेखा कहते हैं। अब सवाल होता है काल्पनिक रेखा क्यों कहते हैं, और ये भी सवाल होता है कि हम इस सब रेखाओं को बांटते क्यों। जैसे मैंने पूछा ना, मान लीजिए ये एक व्यक्ति, एक पॉइंट है, अब इसको बताओ ये इस गोल वस्तु में किधर है, तो आप बता पाओ क्या ये गोल वस्तु किधर, तो इधर किधर है, तो आपको दिशा बनाना पड़ेगा कि ऊपर है कि नीचे है, फिर दाएं है बाएं है, आपको बताना पड़ेगा, दाएं बाएं आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक क्या आप नहीं इसको बता पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम इन चीज़ों को अध्ययन करने के लिए, वैसे हमें किसी भी देश का, हमें इस पूरे पृथ्वी पर कोई, हमें इस पूरी पृथ्वी पर किसी देश की स्थिति बताना हो, किसी महासागर की स्थिति बताना हो, जलवायु का अध्ययन करना हो, किसी देश का स्थिति बताना हो, या किसी भी चीज़ का अगर हमें लोकेशन बताना हो, तो अक्षांश जो क्या करते हैं, ये बहुत हम बड़े पैमाने पर हमारा मदद करते हैं इस चीज़ों को जानने के लिए। तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम क्या काल्पनिक रेखा कहते हैं। अब सवाल होता है काल्पनिक रेखा क्यों, इसको हम काल्पनिक रेखा क्यों करते हैं। देखिए, ये जो रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, वास्तव में प्राकृतिक रूप से ऐसी कोई रेखा नहीं है। हम इंसानों ने इसे कल्पना करके हमने क्या किया, पृथ्वी को कुछ ऐसे दो भागों में क्या ऐसा हमने बांटा है। ये कल्पना मात्र है कि चलो पृथ्वी के इतने सारे हिस्से से एक रेखा गुजर गई, इसलिए हम इसे कहीं ना कहीं इस रेखा को हम क्या काल्पनिक रेखा भी करते हैं, और इस रेखा को और अपने नामों से भी जानते हैं। तो काल्पनिक रेखा क्यों, क्योंकि ये मात्र एक कल्पना है, वास्तव में कोई ऐसी रेखा नहीं है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, तो इस रेखा को हम काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, और इन्हें दो नामों से भी जानते हैं। इसको, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब सवाल आता है इसको भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं। भूमि का मतलब, भू का मतलब होता है धरती, मध्य का मतलब हुआ बीच, और रेखा का मतलब हुआ रेखा, यानी धरती की बीच की रेखा। तो ये जो रेखा है ना, ये पृथ्वी के बीचों बीच में से इसको निकलती है, पृथ्वी के बीचों बीच में से बांटती है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के बीच की रेखा हम कहते हैं। तो इसको काल्पनिक रेखा के साथ क्या है, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। एक और नाम से भी इसको हम जानते हैं, इसको हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। अब सवाल होता है कि यहाँ हमने रेखा कहा, यहाँ हमने रेखा कहा, अब हम यहाँ पर वृत्त करें, वृत्त यानी ये सर्कल है, तो हम इसको वृत्त यानी सर्कल क्यों कर रहे हैं, यानी इसको हम यहाँ पर सर्कल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम लाइन, इसको यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर इसको हम जो है लाइन बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम इसको क्या सर्कल बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, देखिए जो विश्व, जैसे कि पृथ्वी गोल है, अब जैसे ये मेरा मार्कर ये गोल है, अगर मैं इस पर लाइन खींचूं तो पूरे इस तरह से ऐसे 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 पूरा गोल में लाइन होगा। मान लीजिए पृथ्वी, अगर मैं लाइन भी खींचूं तो इस तरीके से ऐसे 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 लाइन होगा, कुछ इस तरीके से चारों ओर से ऐसे एक लाइन होगा, और चारों ओर से एक लाइन होगा, तो क्या होगा, ये पूरी तरह से क्या होगा, क्या होगा, ये एक सर्कल बनेगा, एक गोला बनेगा। अगर ये पृथ्वी है, मैं अगर लाइन खींचूं तो ऐसे ही लाइन खींचाएगा ना,
फिर ये सर्कल बन जा रहा है, इसलिए इसको हम वृत्त भी कहते हैं। तो जब आप भूगोल पढ़िएगा तो विषुवत वृत्त हो, चाहे काल्पनिक रेखा हो, चाहे भूमध्य रेखा हो, इसको 3 नामों से जाना जाता है। इसका मतलब एक ही होता है, चाहे आप विषुवत वृत्त कहें, चाहे काल्पनिक रेखा कहें, चाहे भूमध्य रेखा कहें। काल्पनिक रेखा इसलिए कही जाती है क्योंकि ये मात्र एक कल्पना है। भूमध्य रेखा इस वजह से कहता है क्योंकि भू का मतलब धरती, मध्य का मतलब बीच की रेखा, यानी पृथ्वी की धरती के बीच की रेखा कहा जाता है। और वैज्ञानिकों ने इसको हिंदी में विषुवत वृत्त नाम दिया है। अब वृत्त क्यों? क्योंकि ये गोला ऐसे खींचेंगे ना चारों ओर गोल वस्तु के पीछे, तो पूरी तरह से क्या एक रेखा बनती है मिलने के बाद। क्योंकि किसी भी गोल वस्तु पर अगर आप लाइन खींचो, 2 लाइनों को अगर मिला दो तो एक रेखा होती है। किसी भी गोल वस्तु अगर उनकी लाइनों को मिला दो तो ऐसा क्या गोल होता है, ये देखो ऐसा रेखा क्या ऐसा गोल हो जाएगी। ये आपकी क्या मान लो पृथ्वी है, कुछ इस तरीके से ऐसा क्या होगा, इसलिए इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप डाउट हमसे पूछिएगा, इसका हम जवाब आपको देंगे। और हमारे इस चैनल पर डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास चलती है। यूपी बोर्ड के जो कक्षा 9वीं के बच्चे हैं उनके लिए ऑल सब्जेक्ट हिंदी माध्यम के लिए लाइव क्लास चलती है। न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आधारित या क्या आप लोगों का क्लास है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग का आपका जो ये क्लास है ये पसंद आ रहा होगा, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप इसको क्या देख सकते हैं। चलिए अब जो है मैं इसको प्यार से अच्छे से क्या मैं हम इसको इरेज कर दूं। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखिए इसको इरेज कर दो। जब 2 सेकेंड रुक जाइए। अगर मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब जो है कमेंट में हमेशा आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। अब आगे अन्य चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए। देखिए ये आपकी जो है पृथ्वी है, ये आपकी जो है पृथ्वी है। अब हमने क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया। अब जो 2 भागों में बांट दिया तो ऊपर हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, ऊपरी हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम उत्तरी गोलार्ध। अब सवाल उठता है कि गोलार्ध क्या होता है। निचले वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, इसको क्या हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब इसको हम क्या दक्षिण गोला, यानी ऊपरी वाले हिस्से को उत्तरी गोला और दक्षिणी वाले हिस्से को दक्षिणी गोला। अब सवाल होता है कि गोलार्ध क्या है। अब सवाल होता है गोलार्ध क्या, यानी गोलार्ध क्या है। देखिए गोलार्ध का मतलब कोई गोला, गोलार्ध मतलब गोला प्लस आर्ध, ये 2 शब्द से बना है, गो प्लस आर्ध, गोल प्लस आर्ध। गोल का मतलब होता है कोई गोल वस्तु, ये 2 शब्द से मिले, एक गोल प्लस आर्ध, यानी गोल का मतलब कोई भी गोल वस्तु हो गया। हालांकि पृथ्वी में होता है पूरी तरह से गोल नहीं है, पूरी तरह से चपटी भी नहीं है, ठीक है, या फिर भी हम पृथ्वी ऐसे गोल मान के ले चलेंगे ताकि आपको समझ आए। तो गोलार्ध का मतलब होता है गोल प्लस आर्ध। गोल का मतलब हुआ ये गोल और आर्ध का मतलब होता है आधा, आर्ध का मतलब होता है यहाँ पर आधा। तो गोल का आधा, इसलिए इसको गोलार्ध बोलते हैं। इसलिए आपका दक्षिणी गोलार्ध हुआ या उत्तरी गोलार्ध हुआ। पृथ्वी का 2 भागों में हमने इसको बांट दिया, दक्षिणी गोला उत्तरी गोलार्ध। इंग्लिश में इसको नॉर्थ पोल और इसको जो है साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या साउथ पोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे जो है इस चीज को आप जरा ध्यान से आप देखिएगा। अब जो है नॉर्थ, इसको कर दिए, ठीक है, नॉर्थ पोल, और इसको क्या साउथ पोल के नाम से इसको क्या जाना जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसके बारे में अन्य चीजों के बारे में जानिए। देखिए जो हमारा भारत है,
भारत जो है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आता है। एक बात और जानिए, विश्व के जितने भी महाद्वीप है या विश्व के जितने भी अधिकांश देश हैं, सब के सब कहाँ पाते हैं, इस उत्तरी गोलार्ध में। यानी विश्व का लगभग 70% लेकर 80% जितने भी देश हैं, सब के कहाँ पाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। यानी उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश देश आपको मिलेंगे। और जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा महासागर आपको देखने को मिला है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भूमि है, दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या सबसे कम और सबसे ज़्यादा समुद्र आपको देखने को मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको जो है इरेज कर दूँ, सॉरी, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप जो है लेना चाहिए, आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपके चैप्टर में अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ जानकारी दे रखा है, इसलिए मैं आपको क्या ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे आप देखिए, इसको मैं इरेज कर दूं, आप 2 सेकंड रुके रहिए। 2 सेकंड आप हमें समय दे दें। हमारे यहाँ डेली कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए शाम 6 बजे एकदम लाइव क्लास चलती है। आप हमारे साथ लाइव क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं। कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आप हमारे साथ कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैं बोला, कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए डेली लाइव क्लास चलती है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। चलिए इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने जो है ये हमारा जो पृथ्वी है इसमें हमने क्या ये देख लिया, ठीक है। विषुववृत्त जो होता है ना, ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। अब ये डिग्री क्या है, इसको हम बोलते हैं अंश बोलते हैं। अब अंश क्या है, देखिए अंश में बताता हूँ। अंश क्या, 0 डिग्री, इसको अंश बोलते हैं। अब अंश क्या, देखिए जैसे कोई भी गोल वस्तु होता है, जैसे मान लीजिए गोल वस्तु है, कोई भी गोल वस्तु होता है तो इसका जो एरिया होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। आपको मैथ में अगर पढ़ा तो आपको मालूम है, जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये 0 डिग्री पे होता है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको मिलेगा, नीचे आएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री आपको ऐसा मिलेगा। तो ये क्या होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो अब इसके यहाँ से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो हर डिग्री पर आपको एक अक्षांश रेखा मिलेगा, एक रेखा मिलेगा। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा करते करते यहाँ पर पाइएगा तो एक गो आपको क्या 23.5 डिग्री आपको अक्षांश रेखा मिलेगा, 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा मिलेगा। 23.5 डिग्री आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करते करते आपका 23.5 डिग्री आपका अक्षांश रेखा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार दक्षिण में आए तो दक्षिण में भी आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा करते आपको भी यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगा, अक्षांश मिलेगा, अंशांश रेखा आपको क्या मिलेगा। अब सवाल होता है कि ये जो 23.5 डिग्री अंशांश रेखा क्यों। अब इसमें डिग्री के बारे में कुछ चीज़ों को आप जरा जाने। देखिए जो पृथ्वी है ये गोल है हमारी, इस पृथ्वी पर ये जो पृथ्वी है जो हमारी गोल है, इस पृथ्वी पर क्या हमने कैसे ऐसे रेखा बांट रखी है, ये कैसे डिग्री में है। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री पे है, ये 2 डिग्री पे है, तो 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी है 111.18 लगभग किलोमीटर ये होती है। ये सब मानता है। अब 1.11 इतना मान लिए, अब लगभग मान लिए 111 किलोमीटर, यानी 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है ना वो 111 किलोमीटर होते हैं। यानी ये जो हमारे आपके जो 2 अक्षांश दिख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर आपको दूरी मिलेगी। अब जब ध्रुवों पे जाएंगे, जो कि ध्रुव चपटे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दूरी आपको ज़्यादा थोड़ी सी दूरी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर लगभग होती है। लगभग में फिक्स नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये लगभग में अप्रोक्स लगभग में है, ठीक है।
तो आप जान लेते दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब ऐसे जाते जाते हम जब जाएंगे एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश, ऐसे अक्षांशों जब जाएंगे तो मैं इसको इरेज कर दूं। जैसे देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश, ये आपका नीचे उत्तरी गोलार्ध में आपका 23.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश। तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो आपका 23.5 डिग्री अक्षांश है, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला ये जो होता है 60 डिग्री पर, इसको हम कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। अब सवाल आता है ये कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, क्या है सवाल आता है कर्क रेखा क्या है। ऊपर वाला जो होता है ये लाइन को 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा होता है, नीचे वाला जो होता है मकर रेखा, ये भी सवाल होता है क्या है। तो देखिए कर्क रेखा क्या, मकर रेखा क्या, ये जानते हैं। लेकिन ये जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो रेखा होती हैं ये 23.5 डिग्री पे ही हमने क्यों लिया। जैसे हमने जो रेखाओं को लिया ये 23.5 डिग्री पर हमने क्यों लिया, लेने को तो हम 25 डिग्री पर भी ले सकते थे, लेने को तो हम 28 डिग्री पर भी तो ले सकते थे, लेने को तो हम 40 डिग्री पर भी ले सकते हैं, या हम 10 डिग्री पर भी ले सकते हैं। हमने 23.5 ही क्यों लिया, हमने 23.5 ही क्यों लिया, या लेना था तो हम 23 ही ले लेते, या हम 24 डिग्री ले लेते हैं। ये 23.5 हमने क्यों लिया है, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक पहले बताता हूँ। देखिए लॉजिक क्या है कि जो आपका ये जो है 23.5 डिग्री, तो मैंने आपको पहले बताया ना कि दो अक्षांशों के बीच में, ये आपका अक्षांश है, दो अक्षांशों के बीच में दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी अगर आधा डिग्री भी लेंगे तो भी हमको लगभग 55 किलोमीटर की दूरी होती है। यानी आधा डिग्री का मतलब 55 किलोमीटर की लंबाई वाला क्षेत्र आपका आ जाता है। तो आधा डिग्री से भी लगभग 55 किलोमीटर का अंतर आपको दिखने को मिलेगा। तो ये जो है हमने जो लिया 27 डिग्री, तो 1 डिग्री में 111 किलोमीटर था, हमने 23.5 क्यों लिया, इसके पीछे कारण आप जानिएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ वास्तविक कारण। देखिए जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस तरीके से गोल है और ऐसा झुकी हुई है, तो पृथ्वी चाहे कैसे भी घूम ले साल में 365 दिन, यानी पृथ्वी साल में 365 दिन चाहे कैसे भी घूम ले, 365 दिन में से ये वाला जो हिस्सा है 365 दिन में से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो साल में 365 दिन में से सबसे ज़्यादा क्या धूप प्राप्त करता है, धूप प्राप्त या ऊष्मा या आप रोशनी कर सकते हो। यानी जैसे आपको मालूम है कि पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है और पृथ्वी ऐसा झुकी हुई है, तो पृथ्वी चाहे कैसे भी अपन अक्ष पर घूम ले, या सूर्य कैसे चारों ओर कैसे भी उसका परिक्रमण कर ले, ये वाला जो हिस्सा है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला ऐसा हिस्सा है जो साल में 365 दिन में से सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या धूप मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर धूप मिलेगा तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या धूप मिलता है। 12 महीनों में 365 दिन में सबसे ज़्यादा धूप क्या यहीं पर मिलता है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिले, सबसे ज़्यादा धूप इधर ही होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी आपको इधर ही देखने को मिलेगा। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या गर्मी देखने को मिलता है। अब जैसे ही आप इस क्षेत्र को छोड़ के 23.5 डिग्री वाले क्षेत्र को छोड़ के मान लीजिए जैसे आप इधर आएंगे तुरंत आपको तापमान कम दिखेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे आप ऐसा एग्जाम्पल तौर पर समझिए, मैं इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को इरेज करना पड़ेगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप एग्जाम्पल तौर पे समझिए। देखिए मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है हमारा जो 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, मान लो मई का महीना है, मई का, और तापमान मान लो 48 डिग्री सेल्सियस है। अब इस क्षेत्र में पूरे जगह पर क्या आपका तापमान 48 डिग्री ही रहेगा, 48 डिग्री क्या सेल्सियस आपका क्या तापमान रहेगा। लेकिन जैसे आप आधा डिग्री यानी 23.5 डिग्री से आधा डिग्री आप इधर आ गए आप इधर आ गए, तो तापमान क्या आपका कितना हो जाएगा, आपका 46 डिग्री आपका हो जाएगा।
46 डिग्री होगा। जब आप 2 डिग्री और ऊपर गए आपका तापमान कितना हो जाएगा, आपका तापमान 45 डिग्री हो जाएगा। यानी आप यहाँ से लेके यानी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री के बीच में आप कहीं भी ले लें, आपको तापमान 48 डिग्री एक जगह ही मिलेगा। लेकिन जहाँ आप इससे 1 डिग्री या आधा डिग्री यानी 50 किलोमीटर ही ऊपर नीचे गए, 55 किलोमीटर ही अगर आप ऊपर नीचे गए, तुरंत 1 से 2 डिग्री तापमान कम हो जाता है, कम हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इतने दूर अगर आप बीच में बने रहेंगे, इतने दूर का मतलब आप समझ में ना, 23.5 उधर 23.5 इधर, आप बात समझ रहे हैं, 23.5 उधर 23.5 इधर, यानी लगभग आपका जो है 47 डिग्री। अब 47 डिग्री को अगर आप जो है 47 डिग्री है आपका जो है, आपका जो 47 डिग्री को अगर 11 से ऐसा गुणा कर दो तो देखो आपका कितना आएगा, आपका कितना आएगा 7 4। आप फिर नीचे गुणा भाग आप कर लीजिएगा। जब गुणा भाग करोगे तो हजारों किलोमीटर का क्या कि आपका लंबाई चौड़ाई वाला हिस्से में अगर लो तो तापमान एक जगह ही आपको 48 डिग्री मिलेगा, 48 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। लेकिन जहाँ से आपने तापमान, जहाँ से आपने 23.5 डिग्री से ऊपर गया, जैसे आप 24 डिग्री गए, तापमान कितना हो जाएगा आपका 46 डिग्री हो जाएगा, 47 डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक तापमान कम हो गया। आप 10 डिग्री सेल्सियस पर हैं, अब 10 डिग्री अक्षांश पर है, तापमान कितना 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी देखिए आप जो है यहाँ पे क्या करें, आप जो है उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश पर है, तापमान कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। आप दक्षिण गोलार्ध में चल गए 10 डिग्री अक्षांश पर, तापमान कितना 48 डिग्री सेल्सियस है। आप चले गए 22 डिग्री सेल्सियस पर, 22 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप पहुँच गए 22 डिग्री अक्षांश पर पहुँच गए, वहाँ भी तापमान 48 डिग्री है। लेकिन जैसे आप 30 पे तो भी तापमान 48 डिग्री है। लेकिन जैसे आप 24 पे गए तो तापमान के 46 डिग्री 45 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा, मतलब तापमान कम हो जाएगा। यानी इतना यहाँ पर जो भी तापमान रहेगा उससे तापमान क्या 1-2 डिग्री क्या कम है। यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर तुरंत हो जाएगा 47 हो गया, आधा डिग्री बढ़ते ही आप नीचे आ गए या ऊपर चले गए तुरंत हो जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पर 50 डिग्री, मान लो इतने क्षेत्र का तापमान क्या 50 डिग्री है, अब जो आप 24 डिग्री पा गए दक्षिण गोलार्ध में, तापमान कितना हो गया आपका आपका 49 डिग्री होगा, आपका 49 डिग्री होगा, तुरंत हो जाएगा 49 डिग्री। तो क्यों, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ का 12 महीने का तापमान, यह ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध, यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक बीच का जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जहाँ पर 365 दिन में से सबसे ज़्यादा गर्मी तापमान यहाँ पर रहेगा। आप 365 दिन में सबसे ज़्यादा धूप इधर ही आपको मिलेगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल तौर पर अगर देना चाहे, आप चल जाओ तमिलनाडु में, देखो भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी तमिलनाडु में होगा, केरला में होगा, कर्नाटका में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा, केरल में होगा। आप अंडमान निकोबार में चल जाओ, लक्षद्वीप में चल जाओ, आपको 12 महीने सबसे ज़्यादा धूप मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप आ जाओ कश्मीर में, कश्मीर में आ जाओ, देखो कश्मीर कहाँ पड़ता है इधर, ये 23.5 डिग्री से ऊपर आ जा रहा है, 23.5 डिग्री से ऊपर आ जा रहा है। आप चल जाओ पंजाब में, आपको सब वहाँ उतना धूप नहीं मिलेगा जितना धूप आपको केरला में मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप 23.5 डिग्री से ऊपर आ गए हो। तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच जो जगह होता है, इस जगह में 365 दिन में सबसे ज़्यादा क्या धूप मिलता है। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें, ठीक है, आप इसको क्या स्क्रीनशॉट जो है आप इसको ले लें, यदि किसी चीज़ को नोट करना हो तो। और मैं इसको जो है प्यार से थोड़ा सा इरेज कर दूं, ज़रा 1 सेकेंड आप मुझे समझ दें। और कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रा मुझे बताइएगा, मैं आपको बताने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ, देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपका सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूँ, बाहर का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस आप किताब को पढ़ेंगे ना तब समझ पाएंगे। मैंने कहा कि इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक फैक्ट एक कॉन्सेप्ट। फैक्ट है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट को आप सीधा फैक्ट याद करके कुछ फ़ायदा नहीं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट को भी आप पढ़िएगा। इसलिए मैंने, अब देखिए अब मैं फिर एक बार फिर मैं पृथ्वी को बना दूँ। ये पृथ्वी है, ये हमारे साथ बोले क्या है विषुववृत्त, भूमध्य रेखा या काल्पनिक रेखा। अब जो हमारे ये क्या, ये कर्क रेखा
मकर रेखा, है कि नहीं है? ठीक है। अब जब ये कर्क रेखा मकर रेखा है हमारा, तो जो हमारा भारत है, मैं भारत को अगर मैं बना दूं, ठीक है, तो हमारा भारत देख लें अब सपोज के लिए। तो जो हमारा भारत है, तो भारत का अधिकांश हिस्सा जो है, जो हमारा क्या भारत है, अब ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है? ये जो है साउथ इंडिया का, ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये किस में आता है? ये इधर आता है, किस में आता है? हमारा 23.5 डिग्री के नीचे आता है, यानी इसके अंदर आता है। इसलिए ये जो हमारा तमिलनाडु हो गया, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, ठीक है, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हमारा हुआ, ये जो क्षेत्रों में, आप इन क्षेत्रों को इधर, ये जो क्षेत्र हो गए, आप इन क्षेत्रों को अगर आप लें, तो यहाँ पर क्या उड़ीसा क्षेत्र, थोड़ा झारखंड इधर हो गया, उड़ीसा हो गया, ये क्षेत्र में यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आपको गर्मी मिलेगी। सबसे ज़्यादा 12 महीने में सबसे ज़्यादा धूप आपको इधर ही देखने को आपको मिलेगी। जबकि इधर थोड़ा सा अब ऊपर जाइएगा, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इधर आपको ठंडी ज़्यादा मिलेंगे। आपने कभी सोचा है कि जो पंजाब में ठंडी पड़ता है, दिल्ली में ठंडी पड़ता है, कश्मीर में ठंडी पड़ता है, यूपी बिहार में ठंडी पड़ता है, लेकिन कभी तमिलनाडु में ठंडी नहीं पड़ता है, कभी कर्नाटका में ठंडी नहीं पड़ता है, कभी महाराष्ट्र में ठंडी नहीं पड़ता है? वजह, क्योंकि ये जो हमारा साउथ इंडिया का ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये किस में आता है? इस वाले हिस्से में आता है। और इस वाले हिस्से की खासियत है कि 365 दिन में से सबसे ज़्यादा धूप मिलेगा। और ठंडी ठंडी कभी पड़ती है? जब धूप ना हो, तो जब यहाँ पर धूप होगा तो ठंडी होगा ही नहीं। और भी कुछ कारण है इसकी वजह से यहाँ ठंडा नहीं पड़ता, आगे जब गूगल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इसलिए हमने इस क्षेत्र को हमने बांटा है। यहाँ पर आपका तापमान लगभग एक जैसा ही होगा। अब आप ये बताइए, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, मैं इसको मिटा दूं। अब ये वाला जो क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में क्या है, मैं पूरा इसको इरेज कर दूं। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अब यहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे? सूती कपड़े पहनेंगे, सूती या गर्मी के कपड़े पहनेंगे, गर्मी के कपड़े पहनेंगे। तो यहाँ के लोग उस तरह के कपड़े सामान्यतः आपको पहने हुए मिलेंगे। अब ठंडी नहीं पड़ती, अब जो ठंडी नहीं पड़ती तो ठंडी की चीज़ें या ठंडी कपड़े नहीं पहनेंगे, तो जलवायु यहाँ पर अंतर हो जा रहा है। तो ये आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये आपका मकर रेखा, और आपका ये जो है विषुववृत्त है, वृत्त। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए, चैप्टर अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपका चैप्टर बाकी है। हमने कहा आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अक्षांशों के बारे में, देशांतरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो कि आप कक्षा 6वीं 8वीं में इसको पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे भूल गए होंगे। इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ताकि अक्षांश मालूम हो, देशांतर मालूम हो, कर्क रेखा मालूम हो, मकर रेखा मालूम हो, ताकि आपको चीज़ें समझ सकें। तो कर्क रेखा हमने पढ़ लिया, कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में पढ़ लिया, अक्षांशों के बारे में अन्य चीज़ों को कल हम देखेंगे। उसके बाद हम कल देशांतरों के बारे में देखेंगे। अंत में जाते जाते मैं यही कहूँगा, यदि किसी भी प्रकार को यदि आपको डाउट हो, ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, या वीडियो एक बार ना देखने में समझ आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, छोटे छोटे पार्ट में करके देखिएगा। और यदि जो आपका लाइव क्लास है, जो डेली शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के बच्चों को चलता है, यदि इससे लाइव क्लास से यदि किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, डेट संबंधी, टाइम संबंधी, तो इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कहूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के सेशन समाप्त करते हैं।